जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से, और हमारे ख़ास मेहमान आज हैं मियाँ दाऊद जो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। मियाँ साहब बड़े मारूफ वकील हैं। आजकल जो मामलात चल रहे हैं इमरान खान साहब के अदालतों में, उनमें आप इनको देखते रहते हैं। ये बल्कि जो उनके ऊपर फायरिंग का केस है उसमें वो जो मुल्जिम है उसके वकील भी हैं। फिर इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त की ऑडियो लीक्स हुई हैं, जो दीगर मामलात हैं जो जज साहिबान पर उंगलियां उठ रही हैं, उसमें इन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर किया हुआ है। बड़े एक्टिव हैं। आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखते हैं। सहाफत से भी इनका ताल्लुक रहा है, तो हमने सोचा कि आज इनसे बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि यह अदालतों में चल क्या रहा है। क्योंकि जो जिस तरह से हम उसको देखते हैं बाहर से बैठकर, ये क्योंकि फ्रेटर्निटी का हिस्सा है, उस जो लीगल उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं उसको समझते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूं कि हम ये जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक फैसला नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन के हवाले से, लेकिन उस फैसले पर भी हम बात करेंगे। तो मेरे दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, आपकी इजाजत से मैं जाता हूँ सीधे मियाँ साहब के पास। मियाँ साहब, आपने मेरी तमहीद तो सुन ली। अब आप ये बताएं कि हमारे यहाँ जो अदालतों की तारीख है और फैसलों की तारीख है वो कोई नई नहीं है। जिसके हक में फैसला आता है हम ये देखते हैं कि उसके लिए अदालत अच्छी हो जाती है। जिसको लगता है कि उसको उसका कोई सियासी फायदा नहीं हो रहा, वो फिर उस पर तनकीद शुरू कर देता है। लेकिन हम ये भी देखते रहे हैं कि पसे पर्दा बहुत से मुहर्रिकात होते हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे जजेस के अपने मफादात हों, वो कहीं ना कहीं इन फैसलों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं। तो अब इस वक्त जो आपको हमारी सुप्रीम कोर्ट में सिचुएशन नजर आ रही है, एक क्लियर डिवाइड लगती है। आपको क्या लगता है कि ये डिवाइड जो है इस वक्त अदालत के मामलात को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है? ये देखिए, ये इन्फ्लुएंस जो है ये आज का तो नहीं है। हम्म। हम 2017 से ये बात देख रहे हैं, हम्म। पूरा पाकिस्तान देख रहा है। एक तवातर के साथ ऐसे फैसले आने शुरू हुए, जो इमरान खान साहब की मुखालिफ सियासी जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान की और बाकी पीडीएम में अब जो जितनी भी जमातें शामिल हैं, उनके खिलाफ ये फैसले आने शुरू हुए। और वो फैसले कानून से हटकर थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने पहले से असूल तय कर चुकी हुई है अपने फैसलों के जरिए, जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, हम्म। उनके वो खिलाफ थे। जिसकी वजह से उन फैसलों से ये तासुर मिलना शुरू हुआ, और फिर वाकयात ने और हालात ने इस बात को साबित किया कि वो फैसले जो हैं वो टारगेटेड फैसले दिए गए। जैसे पनामा का फैसला बड़ा मशहूर फैसला है। वहां से ये डिवाइड बुनियादी तौर के ऊपर शुरू हो गई थी। हम्म। पनामा के फैसले में देखें कि नवाज शरीफ साहब को नाहल जिस बुनियाद के ऊपर किया गया, वो उनके बेटे से तनख्वाह जो अभी उन्होंने वसूल नहीं की थी, उसकी तारीफ की गई। उसकी हम्म। तारीफ की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी का हवाला दिया रिसीवेबल्स का। हम्म। वो रिसीवेबल की जो आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने पहले तशरीह की हुई है, वो नहीं थी जो मियां नवाज शरीफ साहब के केस के लिए की गई थी। हम्म। पहले उन्होंने रिसीवेबल्स की तशरीह करके उसको एसेट डिक्लेयर किया। फिर उस एसेट को कहा कि ये आपका एसेट था जो आपने अपने बेटे से वसूल नहीं किया, लिहाजा आप इस बुनियाद के ऊपर आपने मिस डिक्लेरेशन किया और हम आपको नाअहल करार देते हैं। फर्ज करें कि अगर नवाज शरीफ साहब ये कह देते या उनके साहबजादे ये कह देते कि हमने ये तनख्वाह लेनी ही नहीं, मैंने उनको माफ कर दी, हम्म। तो क्या माफ की हुई रकम जो है वो भी एसेट्स में शामिल हो जानी थी। बुनियादी हम्म। तौर पर वहां से ये बात शुरू हुई। और फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत बना दी गई, उस फैसले के तसलसल में जब नवाज शरीफ साहब नाअहल होते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की कैंपेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 से चलना शुरू हुई। हम्म। साकिब निसार साहब जो हैं वो मतवातर इस तरीके से फैसले कर रहे थे और आज खुद नोटिस ले रहे थे, जिससे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी टारगेट हो रही थी, और उसका जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है वो पीटीआई को जा रहा था। पीटीआई से अपनी कैंपेन सही तरीके से नहीं चल रही थी, लेकिन साकिब निसार साहब और उनके साथ बैठे मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन साहब और बाकी जज साहबान जो है वो बेहतरीन तरीके से चलाते थे। ये सबने देखा और सबके रिकॉर्ड की बात है। और हम्म। फिर सबसे मशहूर बात, जब उनके सामने सेनेटर्स का केस आया था दोहरी शहरियत वाला, तो उसमें बड़े ही टेक्निकल तरीके से उन्होंने मुस्लिम लीग नून को डंप किया और
जो पीटीआई के सेनेटर्स थे उनके लिए एलिजिबिलिटी पैदा की और फिर वो सेनेटर बन गए। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाती है तो फिर काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक कंप्लेंट जो है, रेफरेंस जो है वो फाइल कर दिया जाता है, जो मैं कहता हूं ज्यादा बड़ी बात बनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवाइड की। अब काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान नहीं थे, बल्कि उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी थी और हुकूमत भी थी। और आप देखें कि काजी साहब ने उस अपने पूरे केस का कानून के मुताबिक उसको डिफेंड किया और ये बात एस्टैब्लिश की कि जिस तरीके से ये रेफरेंस प्रिपेयर किया गया और मेरे पे जो इल्जाम आयद किया जा रहा है वो सारा डिक्लेयर्ड है, उसमें कोई भी इलीगैलिटी नहीं है। उन्होंने अपनी, उनके बच्चों ने जो असासे बनाए हैं वो भी उनकी अहलिया की जो प्रॉपर्टी है उसमें से प्रॉपरली उनको सेल आउट करके, लीगल ट्रांजेक्शन्स करके और फिर अपनी ट्रांजेक्शन्स को डिक्लेयर करके बनाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए उनका ट्रायल किया गया और फिर उसके बाद वो सुरखरू हुए, वो रेफरेंस क्रैश कर दिया गया। रेफरेंस तो क्रैश कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो डायरेक्शन दे दी गई वो सबसे ज्यादा उसके बाद एक नई, आप कह लें कि ज्यादा डिवाइड क्रिएट करने वाली बात बनी कि जिसमें मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कह दिया कि जी रेफरेंस तो गलत है, लेकिन जज साहब के जो असासे हैं ना वो एफबीआर उसको करे, इंक्वायर करे। और फिर एफबीआर को डायरेक्शन दी गई तो वो डायरेक्शन भी कानून के खिलाफ दी गई। मसलन डायरेक्शन ये दी गई कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने करनी है और काजी फायज ईसा साहब और उनकी फैमिली और जो उनके बाहर बच्चे हैं वो 7 दिन के अंदर यहाँ पर आके उनको देने के पाबंद है। अब खैर चूंकि वो एक फैसला था और काजी साहब खुद चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जब तक वो फैसला सेटिस्फाइड नहीं हो जाता था तो उन्होंने उस फैसले का एहतराम करते हुए एफबीआर के सामने पेश भी हुए, साथ उन्होंने अपना नजरसानी का हक भी इस्तेमाल किया। अब नजरसानी के हक में जब उन्होंने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की तो उसमें सबसे ज्यादा खौफनाक और मैं कहता हूं पाकिस्तान की अदालती तरीक का, इसको मैं जुडिशियल फ्रॉड का नाम देता हूं कि जुडिशियल फ्रॉड ये किया गया कि नजरसानी की दरख्वास्त में एक फरीक थे काजी फायज ईसा साहब और उन्होंने अपना पूरा रेफरेंस जो है वो चैलेंज किया था, वो सारी चीजें रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। दूसरी साइड पे थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अब तक जितना भी रेफरेंस अपने जवाब मिसलिनियस दरख्वास्तें दायर की थी वो थी। अब अगर नजरसानी दरख्वास्त का कोई फैसला आना था तो वो इस सारे मवाद के अंदर से आना था, लेकिन हमने नजरसानी दरख्वास्त का जो फैसला पढ़ते हैं हम, तो उसमें वो मवाद भी शामिल किया गया जो इन दोनों फ्रीकैन से, दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं आया था, जिसके बाद ये तासुर बिल्कुल मजबूत हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान हैं वो इमरान खान साहब के 10 साला प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसे जज को टारगेट कर रहे हैं जिसकी चीफ जस्टिस बनने का टाइम जो है वो इमरान खान साहब के 5 साल की असेंबलियां पूरे होने के बाद आ रहा है। लिहाजा वो उन्होंने ये प्लान किया था कि अब किसी तरीके से काजी फायज ईसा साहब का रास्ता रोके, वहां से तकसीम जो है वो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि शिद्दत इख्तियार कर गई और वो शिद्दत आज के दिन तक कायम है। दोनों फ्रीकैन, एक फ्रीक जो है काजी फायज ईसा साहब का जो ग्रुप है उनके आप सारी इकदाम उठाकर देखें तो वो ये सारा कुछ कहते हैं कि आप आइन के मुताबिक चलें, कानून के मुताबिक चलें, फेयरनेस के मुताबिक चलें। जबकि जो मिस्टर जस्टिस बंदयाल साहब हैं वो चूंकि साकब निसार साहब ग्रुप का हिस्सा थे, उनके जो आप सारे फैसले उठा के देख लें, आप मेरी बात पर यकीन ना करें, आप किसी भी इंडिपेंडेंट जूरिस्ट से आप उसको कहें कि आप हमें इसको एवेल्युएट करके दें, उनके सारे इकदाम जो हैं उनमें हमें थोड़ा सा लगता है कि आइन को या कानून को टिल्ट किया जाता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो फौजी एस्टैब्लिशमेंट है वो तो शायद प्रोजेक्ट इमरान खान से पीछे हट गई है, लेकिन अदलिया अपने तौर पर उसको लेकर चल रही है। ये बात दुरुस्त है, मैं ये 100% ये बात दुरुस्त है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऑन ओथ ये आपके साथ गुफ्तगू में ये पहली दफा इस बात का इंकशाफ करने लगा हूं कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपना ओहदा संभाला और जजेस की तैनाती का अमल शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा जो जुडिशियल कमीशन के मेंबरान थे उन्होंने मुतालबा करना शुरू किया कि आप जो है वो सीनियरिटी प्रिंसिपल की बात के ऊपर बात करें के मुताबिक ये अपॉइंटमेंट्स करें, आप पिक एंड चूज ना करें, क्योंकि पहले पिक एंड चूज करने की वजह से सीनियरिटी वायलेशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट में तनाजात पैदा हुए हैं। अब उस चीज को टैकल करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम भिजवाया कि आप काजी फायज ईसा साहब का कुछ करें। उस वक्त तक मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को ऑन ओथ ये
कि ये डायलॉग चल रहे थे और ये दूसरी मर्तबा पैगाम भिजवाया गया मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को। तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बदयाल साहब को ये दरख्वास्त की गई कि ये चूंकि आपका मामला अदारे का मामला है, हम इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते, तब तक जो है वो नजर क्यूरेटिव पिटीशन जो है, जो अभी रिसेंटली हुकूमत ने वापस लिया, तब वो पेंडिंग थी। हम्म। तो उसकी बुनियाद के ऊपर वही बंदयाल साहब ने ये पैगाम भिजवाया और उधर से इनकार कर दिया गया। तो अब जब उधर से इनकार कर दिया गया और पीछे सिर्फ ये अदलिया के चंद जसाबान रह गए, तो उसके बाद आप फिर देखें ये सारी चीजें जो हैं वो आज के दिन तक वो उसी पैराए के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, कहीं कम हो जाती हैं, कहीं ज्यादा हो जाती हैं। और अगर मैं कोई बंदा इस बात को चैलेंज करता है कि मियां दाऊद साहब जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, तो मैं पब्लिकली कुरान पाक के ऊपर हलफ रख के ये बात कहता हूं कि ये बात 100% दुरुस्त है। और अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के उमर बदयाल साहब समझते हैं कि वो सच है, तो वो बड़ी अदालत के अंदर कुरान पाक के ऊपर हलफ दे के कह दें कि उन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम नहीं भिजवाया था, तो मैं ना सिर्फ उनसे माफी भी मांग लूंगा, बल्कि वो मुझे जो सजा देंगे ना, मैं उसका जो है वो भुगतने के लिए तैयार हूं। अब चलें जब यार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान हम्म। के लेवल पे बैठा हुआ शख्स जो है वो अपने साथी जज साहब के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी भी सियासी अदारे से, अस्करी अदारे से, पार्लियामेंट से या किसी पॉलिटिकल फोर्स से मदद मांगेगा, तो ये हम्म। पाकिस्तान की तारीख का सबसे अफसोसनाक आप कह लें कि रवैया होगा। दूसरी तरफ वो ये इलेक्शन कमीशन में अपने रिमार्क्स में कह रहे हैं कि मैंने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच में इसलिए शामिल किया था क्योंकि मैंने किसी को पैगाम देना था। अब मुझे ये नहीं समझ आई कि कानून और आईन के तहत फैसले करने का आपको इख्तियार है, उसमें ये खुफिया पैगामात और इस तरह की चीजों की गुंजाइश कहाँ से निकल आती है? मैं तो जाती तौर पर यह समझता हूं कि इसका एक कानूनी पहलू और एक रेफरेंस की हद तक आइन और कानून का पहलू है, और दूसरा पहलू मैं ये समझता हूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने ये बात करके हम्म। अपने आप को खुद जो है वो मिसकंडक्ट का जो है वो मुर्तकब ठहरा दिया है। क्योंकि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खुफिया तौर के ऊपर वो कह रहे हैं कि मैं पैगाम देना चाह रहा था, तो इसका मतलब है उनको भी कोई पैगाम दे रहा था। इसका हम्म। मतलब है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहीं खुफिया पैगाम रसानी में मुलव्वस रहे हैं। हम्म। इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने रिमार्क्स दिए। और हम्म। दूसरी जो कानूनी बात है, देखिए ये बड़े अफसोस की बात है कि जो किसी भी जज के खिलाफ अब अगर रेफरेंस आता है, तो उस रेफरेंस का तरीकाकार सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जो इंक्वायरी रूल्स हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि आपने जो भी रेफरेंस आया है, कंप्लेंट आई है, उसके साथ जो दस्तावेजात हैं उनकी एक इंक्वायरी करेगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबरान में से कोई एक मेंबर, वो हम्म। उसको भेजी जाएगी। वो उसको एवेल्युएट करेगा, एवेल्युएट करने के बाद ये कहेगा कि हाँ ये सब्सटेंस के ऊपर मटेरियल इतना मौजूद है कि जज साहब को शो काज नोटिस जारी किया जाए। तो फिर वो 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर आएगा। 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कंपोजिशन ऐसे बनेगी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज साहबान, ये हम्म। तीन हो जाएंगे। और जो तमाम हाई कोर्ट्स हैं उनमें से जो सीनियर 2 चीफ जस्टिस होंगे वो फिर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करेगा। तो अभी इंक्वायरी एवेल्युएट होने से पहले ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एक अदालती कार्रवाई में बैठकर ये रिमार्क्स देना, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने नाइंसाफी की है, खुद बुनियाद रखी है नाइंसाफी की, कि आपने अभी इंक्वायरी करने से पहले ही एक मुलजम को जो है वो डेक्लेरेशन दे दिया है कि नहीं ये तो क्लीन एंड चिट है। वो ऑडियोज झूठी होंगी, वो जो मैंने जो मटेरियल वहां पर प्रोड्यूस किया है वो गलत होगा, लेकिन आप उसको एक तरीकाकार के मुताबिक इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करने के बाद रिटन ऑर्डर जारी कर दें कि ये सारे इल्जाम जो है वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, कोई सबूत जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपने जो है एक अदालती कार्रवाई के दौरान आप अपना गुस्सा निकालने के लिए ये कह रहे हैं कि ये इन ऑडियोज की कोई हैसियत नहीं है और ये एक टैक्स मैटर है। मेरी तो टैक्स मैटर की एक ग्राउंड है उस रेफरेंस के अंदर, हम्म। जो बाकी उन जज साहबान की प्रॉपर्टीज के अंदर अजाफा हुआ है, उन ग्राउंड्स का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो क्या जवाब देंगे। हम्म। और फिर मैं समझता हूँ कि टैक्स ग्राउंड की भी चीफ जस्टिस साहब ने गलत बात की। काजी फाजिसा के केस में खुद ये कह रहे हैं हम्म। कि इस टैक्स की में अगर किसी किस्म की ऊंच नीच है या इरेगुलरिटी सामने आती है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हम्म। लेकिन मजार नकवी साहब के मामले में वो कह रहे हैं कि नहीं, हम्म। टैक्स के मामले में हम कैसे ट्रायल करें। बिल्कुल सही आपकी। ये जो बड़े बड़े इंकशाफात आप कर रहे हैं, जावेद साहब बड़े गौर से सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कुछ पूछना चाह रहे हैं। अच्छा दाऊद साहब, मैं आपसे ये एक तो जिस तरह से हुकूमत ये फैसला महफूज और आप के इशारों से काफी ज्यादा ये पता चल रहा है कि जो फैसला महफूज हुआ है उसके, और अब
जब जैसे अवैध साहब ने कहा कि जब ये प्रोग्राम आना है उस वक्त तक फैसला आ जाएगा, और उसमें ज्यादातर चांसेस, मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते हैं कि हुकूमत का जो मूड लग रहा है उसके मुताबिक उनकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। तो क्या अगर ये टकराव की सूरत हाल बन जाती है और हुकूमत कहती है कि हम इनका मनो-अन उस तरह से कबूल नहीं करते, फिर सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर क्या कह सकती है? क्योंकि पहले सुप्रीम हम ये देख कोर्ट, चुके। जी। जावेद भाई, जी सुप्रीम जी। कोर्ट ने आज खुद दो बातें क्लियर कर दी। मसलन, अगर सुप्रीम कोर्ट आज हुकूमत को सुनवाई का मौका देती, तो फिर तो कल अगर हुकूमत इसको वायलेट करती है, तो फिर तो हुकूमत इसको इसकी जिम्मेदार थी, जवाब दे थी। मैं बतौर कानूनदान ये बात समझता हूं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज हुकूमत को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया, तो कल अगर हुकूमत इस चीज का, इस फैसले के ऊपर किसी किस्म का कोई अपोजिट किस्म का रिएक्शन देती है या उसको इंप्लीमेंट करने का इनकार कर देती है, तो हुकूमत पे कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हम्म। चूंकि, और फिर दूसरी बात ये की कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद से डिफेंस सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी खजाना को बुला लिया, तो अब सारी जिम्मेदारी सेक्रेटरी खजाना के ऊपर है, सेक्रेटरी डिफेंस के ऊपर है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है। और सुप्रीम कोर्ट अगर प्रोसीड करना चाहेगी इस अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए, तो वो मैक्सिमम सेक्रेटरी डिफेंस के खिलाफ कर सकती है, सेक्रेटरी खजाना के खिलाफ कर सकती हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग शुरू कर सकती हैं। टकराव की सूरत हाल तो जरूर बनेगी, हम्म। क्योंकि जो जहां से ये इलेक्शन करवाने का डिस्प्यूट शुरू हुआ, वहां हम्म। से लेके आज के दिन तक ये सारा हेयरिंग, सारी समाज जो है वो कंट्रोवर्शियल हैं, बाय रिकॉर्ड कंट्रोवर्शियल हैं, बाय लॉ कंट्रोवर्शियल हैं, बाय रूल्स कंट्रोवर्शियल हैं। हम हुकूमत को भी साइड पे कर दें, हम पीटीआई को भी साइड पे कर दें, तो जो जिस फैसले को चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने कहा कि जस्टिस शाहिद भाई साहब का, आपको याद होगा, एक फैसला आया, इख्तिलाफी नोट आया, जिसमें जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस सुमीनुद्दीन साहब ने कहा कि 184(3) की प्रोसीडिंग सारी रोक दें, और कैमरा के बारे में भी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दे दी। लेकिन जस्टिस शाहिद भाई साहब ने उसमें डिसेंटिंग नोट दिया। उस डिसेंटिंग नोट में जस्टिस शाहिद भाई साहब ने कहा कि जो मामला बेंच के सामने था ही नहीं, उसके ऊपर फैसला देना या राय देना या ऑब्जर्वेशन देना वो गलत बात है, बेंच ने अपने इख्तियार से तजावज किया है, हम ये बात मान लेते हैं एक लम्हे के लिए। तो जो मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर के मुलाजमत के केस में इलेक्शन कमीशन को बुलाकर क्या उसे कहते हैं, आज खुद नोटिस जो है वो रिकमेंड किया, फिर हम्म। उसको भी कहें कि उसने भी गलत किया, तो उन्होंने भी अपने इख्तियार से तजावज किया था। हम्म। ये तो नहीं हो सकता कि काजी वो दो रुकनी जज साहबान का आज खुद नोटिस लेने का प्रोसेस तो ठीक था, हम्म। लेकिन जैसे शाहिद भाई साहब वाला जो है वो गलत था। अगर ये भी गलत है तो वो भी गलत है, अगर वो सही है तो फिर ये भी सही है। हम्म। आप ऐसे तो नहीं कर सकते, मेरे वाले जो जज साहबान हैं, मेरे हम ख्याल, उनका फैसला तो दुरुस्त है, जो मेरे अपोजिट ग्रुप के हम ख्याल है उनका फैसला गलत है। हम्म। और फिर आज खुद नोटिस लेने के बाद 9 रुकनी बेंच बना दिया गया। उस 9 रुकनी बेंच में पहले दिन ये दो जज साहबान ने अपनी फाइंडिंग दे दी, और वो कानून के मुताबिक दी, वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट पहले तय कर चुकी हुई है कि एक मामला जब हाई कोर्ट में पेंडिंग होता है तो हम इस तरह की तरजीहात नहीं देते। बहुत कम मिसाल ऐसी मिलेगी जब बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल बन जाएगी कि मामला हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया। हम्म। सुप्रीम दाऊद कोर्ट साहब, इसके बारे में एक, ये जो जी, अभी कुछ दिनों पहले एक पर्सन स्पेसिफिक, अगर हम इसे लेजिस्लेशन का नाम दे दें, या इस किस्म की एक स्पेसिफिक किस्म की लेजिस्लेशन जो इतनी हेस्ट में इन्होंने की है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो बिल आपके नेशनल असेंबली सेनेट से होता हुआ सदर साहब के पास मौजूद है, इसमें कोई ऐसा चांस भी है कि जो ता हयात नाअहली है नवाज शरीफ साहब की, वो कोई बहाली के चांसेस हैं? कोई आप इसमें भी कुछ देख रही हैं? मैं जाती तौर पे बतौर कानूनदान ये समझता हूँ कि इस लेजिस्लेशन के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा दुरुस्त है, एक हिस्सा दुरुस्त नहीं है। जो हिस्सा दुरुस्त है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आज खुद नोटिस केस के जो इख्तियारात हैं, और उसको आज खुद नोटिस लेने का जो तरीकाकार है उसको जो चेंज किया गया है, वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, वो दुरुस्त लेजिस्लेशन है। लेकिन इसी कानून साजी का जो दूसरा हिस्सा है, जिसमें माजी से अगर कोई फैसले हो चुके हैं तो उनके अंदर जो अपील का हक दिया गया है, वो बिल्कुल मैं समझता हूं कि वो
कानूनी तौर के ऊपर दुरुस्त नहीं है, उस हद तक अगर वो चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट जरूर उसको जो है वो कलअदम कर देगी। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम आएगी, वो बात आपकी दुरुस्त है कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो है वो नहीं हो सकती। ये कानूनी बात है, आईनी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हुकूमत ने बेहतर हुकूमत इस बात की तशरीह कर सकती है कि उन्होंने ये लेजिस्लेशन क्यों की है। लेकिन अब जब इस लेजिस्लेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जाएंगे तो वो दरख्वास्त तो दायर हो जाएगी, लेकिन वो कानून चूंकि इनफील्ड होगा और पहले उस कानून की पहली शिक के ऊपर अमल दरामद करना होगा कि आपने 184(3) की जो उसको पिटीशन को एंटरटेन करना है, तो वो एंटरटेन करने से पहले आप 3 रुकनी कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस काजी फाइजा साहब हैं और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब हैं, वो ये फैसला करेंगे कि 184(3) की पिटीशन तय एंटरटेन करनी है या नहीं करनी। अगर तो नवाज शरीफ साहब इसमें बेनिफिशियरी हो सकते हैं आप? बिल्कुल हो सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में तो हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को ये बेनिफिट देने के लिए ही ये लेजिस्लेशन जो है वो की है। लेकिन इस लेजिस्लेशन से आगे बड़ा कानूनी तौर के ऊपर आप कह लें कि पेचीदगी पैदा होगी, बहरान पैदा होगा। पहले अमल दरामद करना है कि ये 184(3) की पिटीशन कैसे एंटरटेन होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस लेजिस्लेशन को सस्पेंड करती है, इसके ऊपर अमल दरामद रोकती है, तो या तो सारे के ऊपर रोकना पड़ेगा, और अमल दरामद रोकने से पहले ये फैसला करना है कि क्या इसको एंटरटेन करना भी चाहिए। अगर इस पिटीशन को चैलेंज किया जाता है, इस लेजिस्लेशन को किसी पिटीशन के जरिए, तो वो चैलेंज करने वाला जो प्रोसेस है वो अबूर करना एक बहुत बड़ी आप कह लें कि महारत होगी। और या उसमें अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्या इंतजामी स्टेप उठाते हैं। तो मियां साहब, अब बात बार बार हो रही है अमल दरामद की, कि जो भी फैसला आता है इलेक्शन के हवाले से, लॉ मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली में भी कहा कि उस पर अमल दरामद कैसे करवाएंगे आप, और उसको अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। हमेशा हर जमात जो है वो अवाम के पीछे छुप जाती है जाके। तो क्या ऑप्शंस हैं? फर्ज करें कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी आप करवाएं इलेक्शन, और जल्दी करवाएं, और जो डेट दी हुई है उस पर करवाएं, और हुकूमत जो है वो ताउन नहीं करती, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएगी? देखिए, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि अपने ऑर्डर पर वो ऐसा फैसला जारी करे जो काबिल अमल हो। मैंने जैसे शुरू में गुजारिश की कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने खुद बीच में से निकाल दिया है, तो हुकूमत कहे या ना कहे, अब तो ये बात आगे चली गई है सेक्रेटरी डिफेंस के ऊपर और सेक्रेटरी खजाना के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट को उनको ऑर्डर कर दे। मियां दाऊद साहब की जो बात से मुझे जो ये समझ आई है कि हुकूमत ये इस तरह से नहीं होगा कि वजीर आजम साहब को बुलाया जाएगा या तारड़ साहब को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि क्योंकि आपने ये नई चीज की इसलिए आपकी ये सजा बनती है, तो ये काम नहीं होने वाला। ये काम नहीं होने वाला अगर तो सुप्रीम जी बिल्कुल। देखिए ना, आज की जो समाअत हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती वकला को सुना ही नहीं। तो जब हुकूमती वकला को सुना ही नहीं तो हुकूमत अब जिम्मेदार कैसे बन गई? हुकूमत तो जिम्मेदार नहीं बनती। आपने सेक्रेटरी खजाना को बराह रास्त बुलाकर सुन लिया, आपने सेक्रेटरी डिफेंस को बराह रास्त बुलाकर सुन लिया। अब आ गई बात बजट की कि इसका पैसा चाहे उसके ऊपर 1 रुपया लगना है, चाहे 100 अरब लगना है इलेक्शन के ऊपर। उसके लिए आपने कंसोलिडेटेड फंड जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, लिखा गया है, उससे आपने उठाना है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल उस कंसोलिडेटेड फंड्स के पीछे पार्लियामेंट की बजट की जो फाइनेंस बिल होता है उसकी मंजूरी जो है वो शामिल होती है। अगर तहरीक इंसाफ ये समझती थी कि उन्होंने इस तरीके से इलेक्शन करवाना है, तो वो अपने पिछले साल के बजट के अंदर अप्रैल में, मार्च में, मई में इलेक्शन करवाने का बजट जो है वो मुख्तस कर देती। अब जब उन्होंने बजट ही मुख्तस नहीं किया तो सेक्रेटरी खजाना जो है वो कहां से वो पैसे निकाल कर लेकर आएंगे? अच्छा मियां साहब, हम तो ये सुनते रहे हैं हमेशा कि जी आइन में लिखा हुआ है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने जरूरी है। अब मैं डेविल्स एडवोकेट बनता हूं, क्योंकि मैं तो इन मामलात को इतना समझता नहीं हूं। अब अगर एक हुकूमत ये कहती है कि जी हम नहीं कराते 90 दिन में इलेक्शन, हम तो फलानी डेट पे जाके कराएंगे, तो यही काम तो हमारे यहाँ डिक्टेटर्स भी करते रहे हैं कि जी हम 90 दिन की बजाय 11 साल में जाके कराएंगे इलेक्शन। तो ये कोई एक नया रास्ता नहीं खुल जाएगा अगली आने वाली हुकूमतों के लिए भी? ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये रास्ता खुला है, और इसी रास्ते को कवर अप करने के लिए इस रास्ते का कोई कानूनी आईनी ये इलीगैलिटी हो गई। चाहे तहरीक इंसाफ ने कबल वक्त असम्बलियां तोड़ दी
और हुकूमत अब इलेक्शन करवाने से इनकारी होगी, ये दोनों जमातों ने अपने अपने के अंदर दिए गए से तजावज किया है। अब हुकूमत जो है वो भी रिएक्शन में अपने इख्तियारात से जो है वो तजावज कर रही है। इसका इसका बेहतरीन हल ये था कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बना लेती और उसके ऊपर हर तरह का एतराज सुन लेती। एतराज क्या था? पहला एतराज जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उठा दिया जब 9 रुकनी बेंच की पहली समाअत थी, उन्होंने कहा कि पहले आप ये तो फैसला करें कि असेंबली जो तहलील की गई है, क्या वो असेंबली आइन के मुताबिक तहलील भी की गई है या नहीं की गई, उसकी कोई वजूहात है। ये बात अब आईनी तौर के ऊपर इसका कहीं भी जवाब नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आइन में बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है कि वजीर आला पास के बाद ब्लैंकेट किस्म का इख्तियार है कि वो असेंबली तहलील कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज उन्होंने असेंबली तहलील की, कल दोबारा इलेक्शन हो गए, वो इलेक्शन होने के बाद फिर अगर वजीर आला असेंबली तहलील कर दे, क्योंकि आइन में उसके बाद ब्लैंकेट इख्तियार है, तो फिर नए इलेक्शन हो गए। चले फर्ज कर लिया दूसरी मरतबा फिर इलेक्शन हो गए, तो तीसरी दफा फिर अगर वजीर आला अपना ब्लैंकेट इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए असेंबली तहलील कर देगा, तो क्या पाकिस्तान या किसी मुल्क की रियासत का निजाम और वजूद जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा? इसी बात के पस मंजर में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये एतराज उठा दिया कि आप पहले ये तयन करें, फिर उसके बाद अब आगे चलेंगे और फिर रास्ता भी फराहम करेंगे। लेकिन उस वक्त बजाय ये कि इस चीज को फहम फरासत के साथ टैकल किया जाता, यहां पर अना आ गई। अना आ गई हुकूमत की तरफ से, अना आ गई पीटीआई की तरफ से, अना आ गई जो हमारी मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा है उनकी तरफ से भी। उसकी वजह से अब ये मामला पेचीदगी इख्तियार कर गया। ये बात दुरुस्त है कि अगर ये मामला आइन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, लेकिन आपने उस वो इलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो 90 दिन से एक्सीड नहीं कर सकता। अगर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ना होता और इलेक्शन कमीशन उसको जो है वो वायलेट कर रहा, कोई बड़ी कानूनी आईनी खिलाफवर्जी कर रहा होता, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स के अंदर 90 दिन से आगे ना जाती। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने हुक्म के अंदर ये बात इजाजत दे दी, बेरेस्ट मिनिमम का लफ्ज लिखकर कि आप कम से कम आइन की खिलाफवर्जी कर सकते हैं। उन्होंने ज्यादा कर ली, आप ना देते उनको इजाजत। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर ये बात लिख दी कि इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सब सेक्शन 557 है, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल देना है, उसको और 58 को, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह के शेड्यूल को अमेंड करने का, मुअत्तल करने का इख्तियार रखता है, उसको मद्देनजर रख के आपने डेट देनी है। तो वो मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दे दिया 57 को मद्देनजर रखते हुए, और 58 को आइन के आर्टिकल 218 के साथ मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उन्होंने इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया। तो बुनियाद तो रखी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। जब उन्होंने बेरेस्ट मिनिमम माइंड का लफ्ज लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइन में 90 दिन के ब्लैंकेट किस्म की पाबंदी नहीं है, आप आगे जा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन आगे जा सकता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो इस बात का असूल तय कर चुका है वतन पार्टी के केस के अंदर कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन करवाने का इख्तियार है, उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। तो बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रिविजिट करने के लिए पूरा फुल कोर्ट बुला के उसको रिविजिट करके कह देती कि भाई 90 दिन का मतलब 90 दिन है, 91 दिन भी नहीं होगा, जहां से मर्जी करे, जो मर्जी करे, आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल यह है कि ये जो सारा मामला चल रहा है, इसका सुप्रीम कोर्ट के अपने ऊपर क्या असर पड़ेगा आगे चलकर लॉन्ग टर्म में? ये तो चले मामलात जिस तरह भी हल होंगे या झगड़ा पड़ा रहेगा। अब कहा यह जा रहा है कि जी हुकूमत इसलिए ये करना चाहती है क्योंकि सितंबर में काजी फैज ईसा साहब आ जाएंगे चीफ जस्टिस के तौर पे। आपको लगता है कि उसके बाद भी ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं या जो उसके सियासी मुहर्रिकात हैं, ये हल होंगे या मामलात इसी तरह खींचातानी में चलते रहेंगे? मेरी जाती राय के मुताबिक और मालूमात के मुताबिक ये मामलात हल हो जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड जो हुई है या पैदा हो रही है, वो डिवाइड हो रही है अपने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने से। जो ये मेरी राय है, जाती राय है, आपका प्लेटफॉर्म उससे एग्री करे या ना करे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि साकिब निसार साहब के ग्रुप का जो हिस्सा जजेस थे, जिसमें मिस्टर जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब भी बड़े काबिल एहतराम है, वो भी शामिल हैं, वो अपने इख्तियारात का थोड़ा सा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपेरेंटली कर रहे हैं। जैसे उन्होंने 63A की तशरीह की, 63A की तशरीह में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया, जबकि यही मिस्टर जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब 2 दिन पहले रिमार्क्स दे रहे थे ओपन कोर्ट में बैठ के कि वोट को काउंट ना करना तौहीन होगी, जमहूरियत की तौहीन होगी।
और फैसला जो है वो जमहूरियत की तौहीन वाला दे रहे हैं, बल्कि आइन को रीराइट कर दिया। तो जब आइन को आप छेड़ेंगे नहीं, उसका चेहरा नहीं बिगाड़ेंगे, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो डिवीजन नहीं होगी। जो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज साहब वाला आप कह लें कि अब एक ग्रुप है, वो चाहता है कि आप आइन और कानून के मुताबिक चलें, उनके सामने जो भी आएगा उसका फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। अगर तो वो फैसले कानून के मुताबिक करेंगे तो हम सब उनके साथ होंगे, अगर वो फैसले कानून और आइन से हटकर करेंगे तो हम सब पहले उनके खिलाफ होंगे कि जी आप भी अपने माजी के लोगों की तरह कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तकसीम खत्म हो जाएगी। मौजूदा तकसीम के जिम्मेदारान जो है वो 2017 से बाद के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं और आज तक जो चीफ जस्टिस साहबान हैं वो उसके जिम्मेदारान हैं, और उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त अपनी पब्लिक के अंदर अपनी साख जो है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर की है। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि यही बुनियादी बात है जिसका सबसे ज़्यादा जो एहसास है वो हमारी आला अदलिया के जजेस को होना चाहिए कि उनके इदारे की तौक़ीर जो है वो कैसे मजरूह हुई है और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। यहीं पर हम अपनी बात का इख्तिताम करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो फ़ैसला आया है और उसके जिन मुहर्रिकात पर और इम्प्लिकेशंस पर बात की है मियाँ दाऊद साहब ने, वो हमारे सामने कैसे आते हैं और फिर मुल्क उसके नतीजे में कैसे आगे बढ़ता है। आज इतना ही। मेरे दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।